तो दोस्तों आप लोगों ने एल्बम बटरफ्लाई सॉफ्टवेयर को परचेज कर लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया है। अब बात है आप लोगों को एल्बम बटरफ्लाई को कैसे इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज़, जिसकी ये वीडियो आपको देखने से काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल होगी। और वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को 2 बार कम से कम रिपीट मोड पे देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एल्बम बटरफ्लाई के यूज़ के बारे में 1 बाय 1 बताऊँगा। अगर अभी ये समय आपके लिए बिजी है तो अभी आप इसको वीडियो को मत देखें, इस वीडियो को आप शांति से देखें। साथ ही साथ वीडियो को इस तरह से देखने से आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको किसी से भी कॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर या व्हाट्सएप पे जो आपके पास नंबर है उस पर आप अपने इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। आपको हमारा जो चैलेंज है EOD एंड ऑफ द डे, उससे पहले पहले आपको उसका सॉल्यूशन देने की हम कोशिश करते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पैनिक नहीं होना है। कई दफ़ा कॉल लगाने में आपके कॉल बिजी आते हैं या फिर कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। आपको इंक्वायरी आप अपनी व्हाट्सएप पर डाल दें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर से हम कि एल्बम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर एल्बम बटरफ्लाई को किस तरीके से हम समझेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद यदि ये आपका लॉगिन एक बार कर दिया गया है एक पीसी में, तो आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे सिलेक्ट वर्जन करेंगे। अब सिलेक्ट वर्जन यहाँ पे आप बिल्कुल समझेंगे कि फोटोशॉप के जितने भी वर्जन है ये आगे अपडेट होंगे, तो अपडेट यहाँ पे 2023 2024 ऐसे आता जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी VIP मेंबर्स के लिए और अल्टीमेट मेंबर्स के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो 20 21 22 आपको दिख रही है रिकमेंडेशन है, क्योंकि बहुत ऐसे फीचर्स है जो CS वर्जन पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए रिकमेंडेड होते हैं। और ये फोटोशॉप अगर आपने VIP परचेज किया, आपको पेन ड्राइव के साथ मिले तो साथ में आपको मिली होगी। यही अगर नहीं साथ में मिली है तो हमारे वेबसाइट पे आप जो आएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड पे हमारे वेबसाइट पे आपको सभी फोटोशॉप वर्जन सामने में ही मिल जाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फोटोशॉप वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फोटोशॉप की कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अभी 2021 यानी 2021 फोटोशॉप आपके लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपके सामने ये जो एल्बम बटरफ्लाई का पैनल है वो सामने आ गया। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी इसकी पावर यही है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल और यूज़र फ्रेंडली दिखने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें यहाँ पे एक फ़ोटोशॉप का आइकॉन सबसे पहले दिया गया है, जिससे कि आपका फ़ोटोशॉप एक्टिव हो जाता है। और इस तरफ जो एल्बम बटरफ्लाई लिखा हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो आपको अगर कुछ भी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना है तो आप एल्बम बटरफ्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑटोमेटिक हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आपको वेबसाइट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर इसको क्लिक करते हैं फ़ोटोशॉप को, तो आपको यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। या पहले अगर आपने फ़ोटोशॉप ओपन नहीं किया, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटोशॉप आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो पैनल आपको दिख रहा है ऊपर का, इसको हम कहते हैं टॉप बटन्स। टॉप बटन्स में क्या होता है कि जितनी भी शॉर्टकट्स और रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ है उसको टॉप पे दिया गया है, ठीक है, जो कंटिन्यू हम यूज़ करते हैं। और नीचे की जो सेक्शंस है इसको 1:8 में डिवाइड किया गया है। ये 8 डिवीज़न है। ये देखने में आपको बिल्कुल 1 लग रहा होगा, लेकिन ये 8 के डिवाइडेड में है, क्योंकि इधर का जो फर्स्ट ये 3 बटन है ये फिलअप के बटन है। इमेज फिलर फोटो फिल करने के लिए, ऐड कटआउट को लगाने के लिए और बेजी चेंज बैकग्राउंड्स को चेंज करने के लिए, जो तीनों एक फ़ोटोज़ पे ही काम करते हैं, जो चेंज करने का काम करते हैं। ये पहला। दूसरा जो यहाँ पे हमारा सेक्शन है वो है हमारा करेक्शन और लाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये दूसरा सेक्शन है हमारा, जिसमें लाइट, कलर, हेज, ग्रेडियंट, कलर, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। फिर तीसरा सेक्शन है हमारा इफेक्ट्स के ऊपर, जो लाइट के इफेक्ट होते हैं, फ्लावर के इफेक्ट, टेक्स्ट के इफेक्ट। चौथा हमारा होता है स्ट्रोक, हाई कलर और ज्वेलरी, ये एक अलग डिफरेंट जोन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं ये जो फ्रेम्स का सेक्शन है, जो फ्रेम बॉर्डर, स्क्वायर फ्रेम और राउंड फ्रेम, ये पूरा सेक्शन फ्रेम्स का ही है। उसके बाद यहाँ पे ये इंसर्ट का ऑप्शन और चेंज फ्रेम जो है वो एक साथ दे दिया गया है। इसको हम लोग देखेंगे कि चेंज फ्रेम जब हम करते हैं तो हम ऐसे ड्रॉप डाउन करके करते हैं। तो ड्रॉप डाउन वाले तीनों सेक्शन आपको एक जगह पे ही दिया गया है, क्योंकि जिसके अंदर ऑप्शन रहते हैं जैसे सेव जोन, रिजोल्यूशन और इंसर्ट। ये तीनों एक्सट्रीम केस जब ऐसा होता है
कि हम डिज़ाइन करते होते तो हमें बीच में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बीच में आने वाला ये सेक्शंस है और इसमें ड्रॉप डाउन फैसिलिटी है। उसके बाद हमारा रिमूव बैकग्राउंड बटन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे नीचे साथ में ड्रॉप डाउन के 2 और बटन्स है, जिसमें न्यू शीट और अप्लाई शीट। न्यू शीट मतलब जब हम कोई भी साइज़ की शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 1 क्लिक पे हम शीट क्रिएट कर सकते हैं, और अप्लाई शीट मतलब कि अगर हमें शीट्स को चेंजेस करना है तो हम यहाँ पे उसी शीट को दूसरे किसी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन गोइंग स्थिति में। और साथ के साथ नीचे यहाँ पे जो ये जो सेक्शन है, ये जो हमारा लास्ट सेक्शन है, ये पूरी तरीके से सेव करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए 2 ही ऑप्शंस में काम आता है। यदि आपको जेपीजी और पीएसडी दोनों बनाना है तो यहाँ पे जेपीजी पीएसडी है, केवल जेपीजी चाहिए तो केवल जेपीजी है, केवल पीएसडी चाहिए तो केवल पीएसडी है। और पीएसडी 300 आपके लिए उस टाइम काम आता है जहाँ पे कि आपकी सभी पीएसडी मार्केट से परचेज की गई है या इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड की गई है और इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। और बैच प्रो आपके काम आएगा जब पीएसडी को आप चेंज करेंगे अपने जेपीजी में। और मेक पीडीएफ लास्ट में आपके बटन है जो कि आप पीडीएफ अपने क्लाइंट को भेजेंगे। ये पूरा सेक्शन नीचे का है और ऊपर का ये हॉट सारा सेक्शन है, और एक यहाँ पे टाइमर का भी सुविधा दिया गया है ताकि आप अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपको एक शीट डिज़ाइन करने में कितना टाइम लगा। ये चीज़ जो है ये इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे हम जब काम करना शुरू करते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हर चीज़ का हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई पीएचडी को ओपन करेंगे, कोई भी XYZ पीएचडी हम जो मार्केट की हमारी पीएचडी होती है हम उसमें से कोई एक पीएचडी को ओपन कर लेंगे। पीएचडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मैं एक कॉमन पीएचडी ले रहा हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, हमेशा एग्जीबिशंस में भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इस पीएचडी में आपको समझने के लिए मतलब ये परफेक्ट पीएचडी, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपको इजी तरह से बता सकता हूँ। तो सबसे पहले फ़ोटो फिल करने की जो इसकी प्रोसेस है वो लेयर वाइज है, इधर से 1 से 2 ऐसे करके ये फिल करते हुए ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जब आपने इंस्टॉल करके रेडी किया है, पहला जो हमारा ये टूल है ये मूव टूल है, इसके शॉर्टकट है V। तो आपको जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ऑटो सिलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म इस दोनों पे चेक बॉक्स क्लियर है, ओके है कि नहीं। दूसरा, फिल्टर पे क्लिक करके आप देखेंगे फोटो टूल बॉक्स नाम से ये बटन आपका बन गया है कि नहीं। ये दोनों यदि आपका रेडी है तो आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अच्छे से रन करने वाला है, क्योंकि जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा सिंगल क्लिक में कि आपकी कौन सी फ्रेम सिलेक्ट हो रही है। और कीबोर्ड का इस्तेमाल इसमें बहुत कम ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज फिलर के बटन को यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे अधिक यूज़ होने वाला बटन है। तो इमेज फिलर पे मैंने क्लिक किया और जहाँ पे भी हमारी फ़ोटो रखी हुई है उसको लोकेशन आपको एक बार यहाँ पे दिखाना होगा एक शीट पे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक क्लिक किया ये वाला, तो फ़ोटो यहाँ पे फिल हो गई। जब फ़ोटो फिल होगी तो ये फ़ोटो का ये लेयर है और इस लेयर पे आप देखेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होने का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ कि जो फोटो आपने यूज़ की है वो फोटो आपकी यूज़ फोल्डर में चली जाती है। मैं इमेज फिलर पे फिर से क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटो यहाँ से हट गई है और ये इसके अंदर चली गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यूज़ बनाते जाएंगे वैसे यूज़ बनता चला जाएगा। अब एक फ़ोटो को भी फिल करने के लिए इमेज फिलर, और अगर आप अधिक यूज़ करते हो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे यहाँ पे 5 फ्रेम और ये 6 फ्रेम्स हमने सेलेक्ट किए और इमेज फिलर पे हमने क्लिक किया। इमेज फिलर पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास 6 फ़ोटोज़ आपको डालनी है। मैं यहाँ पे रैंडम 6 फ़ोटो डाल रहा हूँ, जिसमें से एक फ़ोटो में लंबी चूज़ कर रहा हूँ, जबकि हमारे पास ऐसा कोई फ्रेम अवेलेबल अभी नहीं है। यहाँ पे आप ओके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, जो फ़ोटोज़ है वो आके लग जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों जो ये सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर है और मार्केट में आपको ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही सस्ते दाम पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं देखूँगा कि हमने ये वाली फिल्म सेलेक्ट नहीं की थी, ऊपर की हो गई थी तो ऊपर चली गई, तो मैं इसमें एक फ़ोटो फिर से फिल कर दूँगा ये वाली। तो आपने देखा कि सभी फ़ोटो यूज़ के अंदर चली गई है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ आ गई हैं ये इमेज फिलर की मदद से, और जो भी फ़ोटो हमने यूज़ की वो यूज़ हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक फ़ोल्डर बनता है डी ड्राइव में। आपको भी इंश्योर करना जब आप पीएचडी क्या पेन ड्राइव लेके जाते हो तो ये एल्बम और फोल्डर को आपको हमेशा सेपरेटली डी ड्राइव में रखना है। यदि आप इसको नहीं रखेंगे तो आपको पाथ नहीं मिलेगा और आप काम नहीं कर पाएंगे।
अब यहाँ पे एल्बम वर्क के अंदर एक फोल्डर होता है सेव पीएचडी वर्क, ये फोल्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फोल्डर नहीं है तो इसी नाम से एक फोल्डर आप क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो आपको एरर भी आ सकता है CS वर्जन पे। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पीएचडी हमने रेडी किया है बिना सेव किए ही यहाँ पे आपको ये पीएचडी दिखने लग गई होगी, क्योंकि ये बैकअप है, बाद में आप इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइट चली जाती है तो उस स्थिति पे आपको यही पीएचडी काम आने वाली है। अब यहाँ पे इमेज फिल करने के बाद अब हम कुछ बटन्स का, यहाँ पे जो टॉप बटन्स है उसका इस्तेमाल यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि ये फ़ोटो लंबी है और ये फ़ोटो नॉर्मल है, अगर हम इन दोनों को या किसी भी फ़ोटो की किसी भी फ्रेम को चेंज करना चाहते हैं स्वैप, तो ये बटन हम स्वैप करेंगे, दोनों फ्रेम से ये फ़ोटो एक्सचेंज हो जाएंगी। अब आपने देखा कि ये कैसे किस तरह से एक्सचेंज हो गई, ठीक है। अगर मुझे किसी भी फ़ोटो को, ये फ़ोटो है, इसको मुझे अगर फ्लिप करना होगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये फ़ोटो मेरी फ्लिप हो जाएगी। अगर मुझे इसे रोटेट करना होगा तो मैं इस पर रोटेट पे क्लिक करूँगा, ये इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं कहीं पे भी मुझसे गलती हो गई है और मैं इसको बैक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करूँगा तो ये पीछे, और फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो ये आगे होगा। आपको कोई भी शॉर्टकट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे मास्किंग और स्टेराइज आपको दिख रहा है। मास्किंग और स्टेराइज क्या है, जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से एक फ़ोटो को मैं कॉपी करके Ctrl+C करके मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। एक फ़ोटो मेरा यहाँ पे आ गया। अब मास्किंग का यहाँ पे यूज़ क्या होता है, जब आप मास्किंग पे क्लिक करके और इस पर क्लिक करेंगे फ़ोटो पे तो आपके सामने एक आ जाएगा ब्रश टाइप का, और आप इससे ऐसे इसको जब आप ब्रशिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटो में जो है वो मास्किंग होना शुरू हो गया है। इसको आप जितने अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये आप ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से आप इसको कर लेंगे तो ये फ़ोटो मर्ज हो जाएगी। तो ये मास्किंग ऑप्शन है आपका। और रेस्टराइज ऑप्शन क्या होता है कि किसी भी फ़ोटो पे आप जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसकी साइज़ जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड आपके पास जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है। तो इसको आपको, जैसे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सिंबल है, इसको अगर आपको हल्का करना है, साइज़ को स्मार्ट ऑब्जेक्ट से फ्री करना है तो रेस्टराइज पे क्लिक करने से ये फ्री हो जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे रहने से क्वालिटी आपकी बनी रहती है। अगर आप छोटी फ्रेम से बड़ी फ्रेम पे भी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वालिटी में आपके इशू नहीं आएगा, प्रिंट में पिक्सल लॉस नहीं होंगे, इसलिए इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिज़ाइन फाइनल है तो आप इसको सभी फ्रेम्स को एक बार सिलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से एक बार आप अगर रेस्टराइज पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो सेम रहेगी, सिर्फ साइज़ आपका जो है इसका कम हो जाएगा। और रेस्टराइज पे क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शंस यहाँ से रेस्टराइज हो गए, ऑफ हो गए, ठीक है। जैसे कि इस फोटो का मैंने नहीं किया तो इसमें यहाँ पे है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपके पास एक ये जैसे फ़ोटो है, इसको लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये लेयर आपकी लॉक हो जाती है, और अगर वापस से क्लिक करते हैं तो ये लेयर आपकी अनलॉक हो जाती है। तो ये लॉक अनलॉक का फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है। और किसी भी फ़ोटो को टचअप करने के लिए, मतलब रॉ के अंदर एडिट करने के लिए टचअप पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सीधा फ़ोटो रॉ के अंदर ओपन हो जाता है। तो ये आप बाद में मैं इसको आपको कलर करेक्शन में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको बटन के यूजेस के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक और बटन दिया गया है ओपन का। जब भी आपको ओपन करना होता है तो आप फाइल के अंदर जाके यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं या Ctrl+O करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर ओपन करेंगे तो भी आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ अनलिंक का बटन दिया गया है कि अगर आपकी मार्केट की पीएचडी आपस में लिंक होती है, इस फ्रेम को आप सिलेक्ट करते हैं तो फ़ोटो इस फ्रेम में जाती है, तो कभी कभी फ्रेम्स लिंक होती हैं तो इस पर एक बार क्लिक कर देने से सारी अनलिंक हो जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ से कई सारी फ्रेम को एक साथ लिंक कर देता हूँ। यहाँ से मैंने जाके इसको लिंक लेयर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे सब में ये वाला सिंबल लग गया लिंक होने का, और यहाँ पे कट का सिंबल है। अगर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा तो सारी अनलिंक हो गई, तो आपको सिंगल अनलिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको ऊपर के जो बटन है वो मैंने बता दिए, और मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि इमेज फिलर से के बाद ऐड कटआउट और उसके आगे कैसे कैसे हम यहाँ पे काम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक ऐड कटआउट के लिए एक DM शीट को ओपन करूँगा, जो कि DM पेज बनाने में हमें कटआउट्स की इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो यहाँ पे DM1 पे मैंने क्लिक किया है और एक पहला ही DM शीट को ओपन किया। अब दोस्तों DM शीट में क्या होता है, जब आपके पास मार्केट से DM शीट आती है तो यहाँ पे आपको कटआउट्स देखने को मिलेंगे। कटआउट्स जो होते हैं वो कटआउट्स को आपको रिप्लेस करना होता है। ऐड कटआउट पे आप क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे ही जहाँ पे भी आपने कटआउट पहले से बना के रखे होंगे अपने, तो वो उस कटआउट पे आप जाके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कटआउट टू कटआउट रिप्लेस हो जाती है। चाहे अगर इसकी साइज़ छोटी है इस कटआउट की, तो इस कटआउट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी ये कटआउट आपकी चेंज हो जाएगी छोटे साइज़ में। तो आपके समझ में आ गया कि कटआउट को कैसे चेंज करना है। अब यदि यहाँ पे ऑन शीट आपको कटआउट करना है तो इंसर्ट बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे जाके एक फ़ोटो को इन करूँगा मैं, जो उस टाइप की फ़ोटो है जिसको हम कटआउट में यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल इस फ़ोटो को यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया है और यहाँ पे मैं ऑन शीट ही इसको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो आपको कटआउट मिल जाएगा। बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग का हो जाएगा। तो ये ऐड कटआउट या रिमूव बैकग्राउंड से हम जो कटआउट, या इसको मैंने ऑन शीट कटआउट किया और अगर आपने पहले ही कटिंग करके रखा है तो आप डायरेक्ट फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर भी एक शीट बना रहा था, यहाँ पे मैंने देखा है कि एक ऑप्शन हमारा है बीजी चेंज। बीजी चेंज मतलब बैकग्राउंड को चेंज करना। बीजी चेंज पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड्स पे चला जा रहा हूँ। ये सारे बैकग्राउंड जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो साथ में आपको फ्री मिलते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको बीजी चेंज से आप कितनी बार भी चाहें बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। मैं इस फ्रेम को अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ, ये मैंने मास्किंग के लिए आपको बताया था। अब यहाँ पे हमारे पास है ऑटो टोन। ऑटो टोन क्या होता है कि जब भी हम किसी फ़ोटो में देखते हैं कि लाइट की प्रॉब्लम है या उसकी कलर के टोन में प्रॉब्लम है, तब हम ऑटो टोन का यूज़ करते हैं। अगर आपकी फ़ोटो अच्छी है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपको दिख रही है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑटो टोन करने की। उसमें आपकी फ़ोटो की कलर कभी कभी ऑपोजिट भी चले जाती है। वैसे ऑटो टोन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो कलर कम था वो कलर आ गया। तो कलर परफेक्ट करने के लिए ऑटो टोन, यदि ये आपको लगता है कि सही नहीं है रिजल्ट आपका, तो आप यहाँ से फिर बैक करके पीछे हो सकते हैं। यहाँ पे सिंपल ऑप्शन बैक का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑटो टोन है। क्लियर हेयर्स जो बटन है, ये मंडप की फ़ोटो या फॉगी फ़ोटो जहाँ पे फॉग या धुआं बहुत रहता है उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट का इस्तेमाल करने के लिए जब हम शीट रेडी करते हैं तो उसके ऊपर एक टोन हमें अगर बनाना है, एक जैसा कलर टोन बनना चाहिए, तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ पे हम ओके कर देने के बाद यहाँ पे एक ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। फर्स्ट लेयर इसकी ग्रेडियंट ऑटोमेटिक सेट हो गई। अब इस ग्रेडियंट की जो बॉक्स है इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ग्रेडियंट्स के जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो गए। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेडियंट्स यहाँ पे हमेशा चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और इससे आप अपने पूरे पेज की टोन को चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक जैसे टोन में। और यहाँ पे वार्म, कूल, ये सारे ग्रेडियंट अवेलेबल हैं। आप इसमें से कोई भी ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेडियंट के बाद यहाँ पे लाइट 5%, ये क्या है? कंट्रोल M जब आप इस्तेमाल करते हैं ग्राफ आता है आपका। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कंट्रोल M कर रहा हूँ, ये ग्राफ आ गया। तो लाइट को इक्वली बढ़ाने के लिए यहाँ से आप लाइट को 20 से ही ग्राफ को ऊपर लेके जाते हैं, पर ये कभी कभी ऊपर नीचे हल्का हल्का हो जाता है बैलेंस नहीं होने के कारण से। तो इसको आपको शॉर्टकट से लाइट 5% पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो की लाइट इक्वल पूरे फ़ोटो पे 5% बढ़ जाएगी। अगर आपको ये मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है, अगर आपको 10% बढ़ाना है तो फिर से आप एक बार क्लिक कर देंगे। अगर आपको कम करना है तो यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, आप एक बार बैक भी कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है कि एक फ़ोटो को आप लाइट 5% ना करके एक साथ शिफ्ट की मदद से सभी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें। और करने के बाद आप यहाँ पे लाइट 5% पे क्लिक करेंगे तो पूरी फ़ोटो की लाइट आपकी एक साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। सेम क्राइटेरिया ऑटो लाइट का भी है। ये ऑटो लाइट मतलब आपकी जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह होती है उसको करेक्शन करता है। तो इसको भी आप सिंगल कर सकते हैं या शिफ्ट की मदद से सबको सिलेक्ट करने का एक बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सबके कॉन्ट्रास्ट लेवल को ये चेक करेगा और थोड़ा सा ये उसको करेक्ट कर देगा। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। कलर ऑप्शंस में आपको किसी फ़ोटो को यदि आपको ब्लैक एंड वाइट करना है, ये फ़ोटो मैं ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ और यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक एंड वाइट, ये 3 कलर दिया गया है। एक कलर सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है। तो
बी ब्लैक एंड वाइट पे मैंने क्लिक किया तो ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट से पहले शिपिया टाइप के कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में अगर आप सैचुरेशन डाउन कर देंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है स्किन टोन। स्किन टोन क्या होता है, कभी कभी आपकी फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा वाइट आ जाती है और जिसमें आपके जो नेचुरल कलर है वो आप लॉस कर देते हैं, आपको दिखता है कि वो नेचुरल कलर हमारा अब मिसिंग है, जो फेस का एक गेरुआ टाइप का कलर होता है वो नहीं है। तो मैं एग्जांपल के लिए इस फ़ोटो को जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप स्किन टोन पे क्लिक करेंगे तो एक हल्का सा गोल्डन कलर आएगा। मैं 3-4 बार क्लिक करूँगा तो आपको पूरी फ़ोटो में इफेक्ट दिखेगा। इसको भी आप बैक करके कम कर सकते हैं। तो ये स्किन टोन जो है वो एक तरह का हल्का रेडिश टाइप का जो फेस का टोन है उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद स्किन स्मूथ। स्किन स्मूथ में क्या होता है कि आप जैसे ही कोई भी फ़ोटोज़ है उस पर आप स्किन स्मूथ पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है वो स्किन फिनर के साथ कनेक्ट हो जाती है और वहाँ पे वो फ़िल्टर उस पर लग जाता है। अब ऑन शीट पे मैंने किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़िल्टर काम कर गया क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट था। इसी काम को यदि मैं अगर सिंगल शॉट में करना चाहता हूँ, मैं इसको ओपन करके ऑटोमेटिक नहीं देख के करना चाहता हूँ कलर कर स्किन रिटचिंग, यहाँ पे मैंने सिंगल फ़ोटो ओपन की है और स्किन स्मूथ पे मैंने क्लिक किया है। ये शीट पे भी अगर आपकी रेस्टराइज फ़ोटो होगी तो भी आपका यहाँ पे ऐसे ही ओपन हो जाएगा विंडो, बिफोर आफ्टर आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे स्किन की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दी गई है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा बाद में। पर यहाँ पे आप ये देखिए स्किन के टोन को आप प्लस माइनस करके ही ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो बिफोर और आफ्टर में आपको डिफरेंस पता चलेगा, ये बिफोर है और ये आपकी आफ्टर है। ओके करेंगे आप तो यहाँ से स्किन स्मूथ वाला बटन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे आपको दिया गया प्रीसेट्स। प्रीसेट्स आपके जो होते हैं वो कलर ग्रेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि आपकी फ़ोटोज़ में जो भी कलर की जो ग्रेडिंग की जाती है, जो सिनेमेटिक वर्ड्स मार्केट में बहुत ज़्यादा वायरल है, तो सिनेमेटिक करने के लिए फ़ोटोज़ को आपको यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ रखता हूँ जो यूजुअली मैं दिखाता हूँ अपने वर्क पे। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ओपन किया। अब यहाँ पे इस फ़ोटो को यदि आप बार बार प्रीसेट डाल के चेक करना चाहते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जब राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, ये वापस से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये सिंबल आ गया। अब यहाँ पे प्रीसेट्स आपके सामने, ये वो प्रीसेट्स हैं जो सिलेक्टेड और वर्क में ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रीसेट्स हैं। बाकी आप अपने कैमरा रॉ फिल्टर में भी अपने प्रीसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जिस भी प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटो की जो कलर टोन है वो ऑटोमेटिक चेंज होगी। और यहाँ पे ये प्रीसेट्स अपडेट होते रहते हैं, तो आपको अच्छे अच्छे प्रीसेट्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे प्रीसेट्स अप्लाई करते हैं तो कलर की वजह से आपकी फ़ोटो की क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे कई तरह के प्रीसेट दिए गए हैं जो अलग अलग क्वालिटी अलग अलग टोन के लिए हैं। तो इसको अंत में आप जाके रीसेट भी कर सकते हैं, ये रीसेट हो जाएगा। तो ये आपके प्रीसेट्स का पूरा इसमें काम है। अगर आपकी फ़ोटो जब फिल होती है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो डायरेक्ट आप शीट के ऊपर भी जाके किसी भी फ़ोटो पे प्रीसेट्स का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो है, मैं इस पर प्रीसेट्स अप्लाई करूँगा तो ये प्रीसेट्स इस पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे जो है वो पूरा सिस्टम इसमें काम करता है। इसलिए हम इस फ़ोटो को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो प्रीसेट्स आप इसमें देखेंगे कि ये प्रीसेट लग गए। तो हर बार आप एक अपने मर्ज़ी से चूज़ करके प्रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लाइट इफ़ेक्ट। लाइट इफ़ेक्ट क्या होता है कि किसी भी फ़ोटो पे जब हम लाइट इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें से आप कोई भी लाइट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे तो ये बैकग्राउंड के जैसा लग रहा होगा, पर जैसे आप इसको यहाँ पे लाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइट का एक इफ़ेक्ट बन के आ गया है जो कि कुछ इस तरीके से है। और इसको आप चाहे तो ऑपेसिटी 50% भी कर सकते हैं और इससे फ़ोटोज़ में थोड़ा देखने में काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से आप ऑन शीट भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई फ़ोटो है, इस पर लाइट इफ़ेक्ट करना है आपको, लाइट इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये लाइट्स आपको ऑटोमेटिक आके यहाँ पे सेट हो जाएंगे। इस तरीके से आप लाइट इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्लावर इफ़ेक्ट जो है, फ्लावर इफ़ेक्ट में क्या होता है कि
फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी रीसेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको फ्लावर इफेक्ट दिखा पाऊँ। तो इस फोटो में फ्लावर इफेक्ट जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी पीएनजी फ्लावर्स होते हैं, जो हमारे फ्लावर्स हम आपको अवेलेबल कर रहे हैं। आप इसमें अपने भी फ्लावर्स, अपना भी डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पत्ते हैं हम उन पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी फ्लावर्स या पत्ते आप कुछ भी इसमें इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ह्यू सैचुरेशन का पैनल ओपन होगा, जहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस कलर में यहाँ पे पत्तों को रखना चाहते हैं। अगर मैंने इस कलर के पत्ते बना दिए इसको, या मैं किसी भी कलर में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि ह्यू मेरा ओपन है, और ओके किया तो ये ऑटोमेटिक फिर फोटोज़ के अंदर जाके सेट हो जाते हैं। और इसको आप इजीली बड़ा छोटा मूव करना या डिलीट करना अपने यहाँ ऊपर डिपेंड करता है, या मास्किंग कर सकते हैं अगर फेस पे आ रहा है तो ये आपका जो है फ्लावर का इफेक्ट आप इसमें यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये मराठी अभी लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट अवेलेबल हैं। इसमें से आप कोई भी टेक्स्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्राइड ग्रूम्स पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ब्राइड ग्रूम्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे अब जब इस पर ओके करेंगे तो ये सबसे पहले ब्लैक कलर में आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको बीच में सेंटर कर देंगे 0 पे तो ये जो भी कलर के ओरिजिनल होंगे वहाँ वो कलर पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप ह्यूज चेंज करके इसको अपने पेज के कलर के साथ मैच कर सकते हैं, या अगर आपको इसको पूरा वाइट करना है तो आप इसको यहाँ से पूरा वाइट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको, सैचुरेशंस वगैरह आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। इसको ओके करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे एक लेयर स्टाइल का पैनल खुल जाएगा जिसमें ड्रॉप शेडो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, जिसको कि आप प्लस माइनस करके या डिस्टेंस को सेट करके आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके करने के बाद ये आपका रेडी है, और ये हमेशा सेंटर पे ही रहता है। इसको अपनी मर्ज़ी से हम लोग किसी भी जगह पे सेट कर सकते हैं। तो ये रेडी टेक्स्ट के साथ काम करता है टेक्स्ट इफेक्ट। अब यहाँ पे स्ट्रोक इफेक्ट, स्ट्रोक किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज यहाँ पे न्यू शीट क्रिएट की है और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेम्स या कुछ भी डिज़ाइन शेप्स को क्रिएट किया है। अब वो शेप्स जो है मेरे वो कुछ ऐसे हैं कि जिसपे मेरे स्ट्रोक मैंने पहले नहीं लगाया और सारे शेप्स मेरे अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे शेप्स को कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, आपको इससे एक पता चल जाएगा कि हमारे जो शेप्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। वो किसी भी साइज़ में हो, किसी भी टाइप में हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके सामने कुछ फॉर एग्जांपल शेप्स को क्रिएट किया है। अब ये शेप्स जो है मेरे वो कुछ ऐसे बनने शुरू हो गए हैं और मैं इसको एक शीट के डिज़ाइन में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 7 फ्रेम्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो रेडी है, लेकिन इस पर हमने स्ट्रोक अभी नहीं लगाया। अगर हम इसको नॉर्मल स्ट्रोक करेंगे तो सिंगल फोटो को हम लेयर स्टाइल के अंदर जा करके यहाँ से एफेक्ट्स पे क्लिक करके स्ट्रोक, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करके स्ट्रोक लगा सकते हैं, ये स्ट्रोक बटन। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे फोटोज़ को शिफ्ट की मदद से, या अभी कोई बैकग्राउंड लेयर नहीं तो मैंने डायरेक्ट क्लिक किया, सिलेक्ट करके स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे फोटो पे स्ट्रोक्स आप देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए रेड ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। अब रेड कलर मैंने लिया है तो कितना स्ट्रोक हमें डालना है वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ से हम सभी फ़ोटोज़ पे ओके करेंगे, मतलब सभी फ्रेम्स के लिए एक कोई यहाँ पे ओके किया तो हमारे सभी फ्रेम्स पे ये स्ट्रोक एप्लीकेबल हो गया। तो हमारे यहाँ पे फिर समय का बचत हुआ। कोई भी सॉफ्टवेयर का मेन जो मोटिव होता है वो सॉफ्टवेयर आपके टाइम की बचत करता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रोक इफेक्ट है। उसके बाद हाई कलर के लिए मैं आपको एक और फोटो पे लेके जाता हूँ, जैसे कि सपोज ये वाली फ़ोटो है। इसके लिए हम हाई कलर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हम जब किसी फ़ोटो की पर्टिकुलर किसी कलर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे हाई कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाई कलर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये फ़ोटो एक डिफरेंट पैनल पेज में ओपन हो जाएगी। और यहाँ से मैं जैसे सिर्फ इस फ़ोटो से ग्रीन कलर को चूज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ ओनली ऑन ग्रीन कलर, तो मैंने यहाँ पे देखा यहाँ से मैं फजीनेस को कम कर सकता हूँ। जो फजीनेस का मतलब जो एक्स्ट्रा कलर्स मुझे आ रहे हैं मेरे पास, उन कलर्स को मैं यहाँ पे डाउन करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको डाउन कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने ओके किया तो सिर्फ हमारे जो है
ग्रीन कलर सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और जिसका हम कोई भी कलर को जैसे मास्टर में जाके ग्रीन करके हम इसके ग्रीन को और ज़्यादा ग्रीनिश कर सकते हैं और ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं, सैचुरेशन एक्स्ट्रा देके हम इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके किया तो ये फ़ोटो वापस से इसके अंदर आ गई। ये हाई कलर का अगर आप सिंगल फ़ोटो के साथ काम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक डेमो फ़ोटो ले लेता हूँ जो कि आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी फ़ोटो लूँगा जिसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट को मैं सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली फ़ोटो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं पीछे की ग्रीन कलर को सिर्फ हाईलाइट करूँगा या रेड कलर को। तो मैं यहाँ पे हाई कलर डायरेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये सिंगल लेयर है, तो कंट्रोल जे करके या डुप्लीकेट लेयर करके एक लेयर बनाएंगे और ऊपर वाली लेयर पे आप हाई कलर पे क्लिक करेंगे जब आप फ्रेम सिंगल फ़ोटो पे काम करें उस कंडीशन पे। तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर को सिर्फ सिलेक्ट कर सकता हूँ या इनके रेड कलर को मैं सिर्फ सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी कलर को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो कलर सिर्फ हाईलाइट रहेगा और बाकी की फ़ोटो जो है वो ऑफ हो जाएगी और इससे आपका कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आपका आएगा फ़ोटो में। ओके किया और ये हो गया रेडी। फिर जो है वो किस तरीके से काम होगा कि आपके लिए मैं एक फ़ोटो यहाँ पे और ओपन कर रहा हूँ ज्वेलरी वाली, ठीक है। अब ज्वेलरी की फ़ोटो को आप सिंगल ओपन करेंगे और इसमें आपको कोई भी लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंगल लेयर रहेगा। ज्वेलरी पे 3 ऑप्शन है, रेड, येलो, बोथ। जब आप इसमें येलो पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपकी ज्वेलरी का पार्ट्स हाईलाइट होता है। इसकी सैचुरेशंस को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ओके कर सकते हैं और इसको पीछे जाके आप बैक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्वेलरी के बदले सिर्फ ड्रेस को ओपन करना है तो आप रेड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका रेड पार्ट यहाँ पे इनेबल होगा। इसके भी सैचुरेशन को आप प्लस माइनस कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी आपको पसंद नहीं है तो बैक कर लेंगे और यहाँ पे आप बोथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ज्वेलरी और कपड़े दोनों हाईलाइट होंगे, सिर्फ फेस ब्लैक एंड वाइट होगा। तो ज्वेलरी का बटन आपका यहाँ पे 3 ऑप्शंस के साथ आप काम यूज़ में ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सभी अदर फाइल्स को बंद कर देता हूँ तो आपके सामने सिर्फ सिंगल एक फाइल में दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पे अब ऑप्शन आता है फ्रेम्स का। तो फ्रेम्स का ऑप्शन है फ्रेम बॉर्डर, स्क्वायर फ्रेम, राउंड फ्रेम। सपोज़ मुझे कोई फ़ोटो जैसे कि ये वाली फ़ोटो है, इस फ़ोटो को मुझे फ्रेम बॉर्डर में करना है। याद रखेंगे अगर हम फ्रेम बॉर्डर में डाल देते हैं तो उससे हमारी फ़ोटो जो है वो बाद में शेप चेंज नहीं कर सकती है, उसको हम सिर्फ उसी समय बैक करके वापस ले सकते हैं, वरना वो फ़ोटो आपकी उसी फ्रेम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम बॉर्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएटिव पे मैं गया, ये सारे फ्रेम्स अवेलेबल है, इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ओके करने के बाद जो उसकी फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जिस भी पोजीशन पे करना है, जो आप देख लेंगे कि यहाँ पे आपकी फ्रेम इस फ्रेम के अंदर ये फ़ोटो आ रही है। उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो रेडी हो गई है। इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके और ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो फ़ोटोज़ हैं ये आपकी इतनी बड़ी हो गई, मतलब उसने अपनी पुरानी फ्रेम को अपनी जगह से छोड़ दिया और वो दूसरे फ्रेम के बॉर्डर के अंदर चली गई है और आप पुरानी फ्रेम को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ये इफेक्ट आपको देखने में बहुत प्यारा लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपका अगर यहाँ पे आप बैक नहीं करते तो फ़ोटो आपकी फिक्स हो जाती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है फ्रेम क्रिएट करने के लिए स्क्वायर और राउंड। यहाँ पे स्क्वायर फ्रेम और राउंड फ्रेम अगर आप क्रिएट करते हैं तो एक बेनिफिट आपको ये मिलती है जो नॉर्मल में नहीं मिलती है कि आपकी स्ट्रोक और बाकी सभी इफेक्ट के लिए आपसे डायरेक्ट यहाँ पे पैनल ओपन होगा। मैं एग्जांपल के लिए एक स्क्वायर फ्रेम को ओपन क्लिक कर रहा हूँ और मैंने ओके किया। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रेम बन रहा है उस फ्रेम में का कलर मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, किसी भी कलर में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके किया मैंने और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपसे स्ट्रोक के लिए पूछा जा रहा है कि आप कुछ स्ट्रोक देना चाहते हैं। ओके किया, फिर आपसे खुद ही पूछा जाएगा कि क्या आप इस फ्रेम के साथ शैडो का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये फ्रेम मेरा एक स्क्वायर फ्रेम रेडी हो गया।
इसको मैं छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू स्पेस कर सकता हूँ। सेम कंडीशन है अगर मैं यहाँ पे राउंड फ्रेम क्रिएट करता हूँ, तो राउंड पे मैंने क्लिक किया और ओके किया। यहाँ पे हम फ्रेम का नाम भी देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और मैं जैसे यहाँ पे रेड कलर ले रहा हूँ तो रेड कलर ओके कर दिया मैंने। सेम कंडीशन इस पे भी, स्ट्रोक के लिए आपसे पूछा जाएगा आप स्ट्रोक देना चाहते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो ओके करेंगे। और यहाँ पे आप शेडो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो यहाँ पे शेडो और स्ट्रोक दोनों हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमने फ्रेम के लिए स्क्वायर और राउंड का इस्तेमाल किया, तो डायरेक्ट हमारे पास ये सारे ऑप्शंस के साथ आ गया। अब यहाँ पे इंसर्ट का मतलब होता है कि जैसे ये सारी फ्रेम्स को मैं हटा देता हूँ अभी, और अब मुझे इस खाली जगह पे कुछ फ्रेम या फोटोज इंसर्ट करनी है। किसी भी चीज़ को अगर आप फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो वो अलग टैब मेनू में ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप इसी पेज के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट आपके लिए काम करेगा। और यहाँ पे आप जैसे इंसर्ट पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डाटा फोल्डर में चला जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज़ आपकी ओपन है। यहाँ से आप टेक्स्ट, क्लिप आर्ट, फायरवर्क्स, बैकग्राउंड्स, लाइट्स, फोटोज़ कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फ्रेम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है, हमारा सेंटर पे ही आएगा हमारे पेज के। और इसको हम अपना छोटा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टिक कर दिया तो हमारी फोटो आ गई। मैं फ्रेम्स को जब भी छोटा बड़ा कर रहा हूँ मैं बिना शिफ्ट और अल्ट की मदद से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लेटेस्ट फोटोशॉप पे अभी काम कर रहा हूँ। इसके बाद इंसर्ट के अंदर ही है चेंज फ्रेम ऑप्शन। अब वो कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ फिल करते हुए दिखाया था कि मैंने एक लंबी फ़ोटो ली थी, जबकि यहाँ पे एक चौड़ा फ्रेम था। अब इस फ्रेम को अगर चेंज करना है तो चेंज फ्रेम का जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर फ्रेम का बटन ओपन हो गया। और यहाँ से हम किसी भी लंबी फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये लंबी फ्रेम है, ये लंबी है, ये लंबी है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम्स ऑटोमेटिक आपकी ऑन द स्पॉट ही चेंज हो जाती है। बाद में आप फ़ोटो को भी यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज फ्रेम और इंसर्ट आपने देख लिया। अब सेव जोन की बात है। अब समझेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस फ़ोटो को इस तरीके से बड़ा कर लिया, ठीक है। और जब भी आप प्रिंट कराते होंगे तो कभी कभी आपकी ऊपर से या नीचे से फ़ोटो कट जाती है, या फिर सपोज़ जैसे ये वाली फ्रेम है, मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। मुझे ऐसा अभी नहीं पता चल रहा है कि मेरी फ़ोटो जो है, अगर मैं इस लाइन को भी हटा दूँ यहाँ से, तो मेरी फ़ोटो का 50% एरिया कौन सा है ये मुझे नहीं पता चलता है। मार्केट की जब आप पीएचडी लाते हैं तो वो ऐसी फ्लैट ओपन होती है, तो आपको 50% एरिया का रेशियो, या फिर आपको यहाँ पे कहाँ से आपका फ़ोटो डेंजर जोन में है वो नहीं पता चलता है। यहाँ पे आप सेफ जोन पे जाएंगे और जिस भी साइज़ की आप एल्बम डिज़ाइन कर रहे हो उस पर आप क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने रूलर सेट हो जाएगा। और आप इसी मदद से आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो जो डेंजर जोन में, आप उसको सेव कर सकते हैं। इस कंडीशन से आपकी फ़ोटो में कभी भी आपको एल्बम में प्रिंटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और कभी भी आपको छोटी जो प्रिंटिंग की लॉस होती है वो नहीं होगी आपके सामने। साथ ही साथ यहाँ पे रिजोल्यूशन दिया जाता है 100, 200, 300। आप 300 पे काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 300 पे क्लिक कर देंगे। यदि ये 300 के बाद ऐसे घूमने लग गया तो इसका मतलब कि आपकी पेज 300 पे नहीं थी। यदि ये बंद हो जाता डायरेक्टली तो इसका मतलब आपकी पेज 300 पर ही थी। 300 रेजोल्यूशन से आपकी जो फ़ोटोज़ है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन याद रहे कि फ़ोटोज़ को फिल करने से पहले आपको पेज को 300 रेजोल्यूशन करना है, बाद में 300 करने से आपकी कोई बेनिफिट नहीं होती है। और एक साथ आप चाहें तो अपनी सारी पीएचडी को 300 रेजोल्यूशन में एक बार में क्लिक करके कर सकते हैं। इसमें एल्बम बटरफ्लाई के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये 300 रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो गई है तो आप इसको कभी भी फिर पीछे 200 या 100 रेजोल्यूशन पे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि न्यू शीट क्रिएट करने के लिए 4, 6 से 20, 30 तक अभी साइज़ अवेलेबल है। किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपकी शीट इस पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, विथ रूलर। और अगर आप इसी साइज़ को कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1236 को 1338 पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो ये 1338 में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो न्यू शीट जब शीट बनानी हो और अप्लाई साइज मतलब साइज़ को चेंज करना हो। साथ ही साथ अगर मैंने जिस ये पीएचडी जो बनाई है अभी, अगर मैं इस पीएचडी को सेव करना चाहता हूँ तो जेपीजी और पीएचडी मुझे अलग अलग कंट्रोल शिफ्ट एस की मदद से नहीं करने की ज़रूरत है, उससे मेरा टाइम ज़्यादा खर्चा होगा। यहाँ पे जेपीजी प्लस पीएचडी पे क्लिक किया, ओके किया, और डेस्कटॉप पे जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो।
11 और डेस्कटॉप सेलेक्ट किया यहाँ पे मैंने और यहाँ पे सेव किया। तो डेस्कटॉप पे एक जेपीजी नाम से फोल्डर मिल जाएगा और पीएचडी, और ये फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, ताकि हमें ये भी याद नहीं रखना होगा कि फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है या फिर हम फिर से दोबारा इसको सेव ना करें। तो यहाँ पे ये हमारी पीएचडी आ गई है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही कहीं पे हमारे जेपीजी नाम से एक फ़ोल्डर बनी होगी, ये जैसे फ़ोल्डर है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो पीएचडी है डेमो 11 वो भी यहाँ पे आके रेडी है, और ये सब हाई रिजोल्यूशन में सेव हो जाती है ऑटोमेटिक। तो क्वालिटी के मामले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप के साथ 100% क्वालिटी की गारंटी आपको मिलती है। इसी तरह से आप सेव जेपीजी या सेव पीएचडी का भी इस्तेमाल करके सिंगल जेपीजी या पीएचडी भी आप यूज़ कर सकते हैं, तब आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक बंद नहीं होगी शीट। अब यहाँ पे 3 बटन्स और बच गए हैं, पीएचडी 300 और बैच प्रो। मैं इसको भी फटाफट बता देता हूँ। कभी भी पीएचडी को अगर जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो बैच प्रो पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट द पीएचडी फोल्डर, ओके करेंगे तो यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आपकी पीएचडी रखी हुई है, जैसे समझिए ये वाली फोल्डर, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये ओके करने के बाद सभी पीएचडी को ओपन करेगा और उसकी एक जेपीजी कन्वर्ट करके सिलेक्ट फोल्डर में कर रहा हूँ, उसी फोल्डर में अब ये आपकी जेपीजी कन्वर्ट करके रख देगा। हर बार ये ऑटोमेटिक ओपन होगा और ये पीएचडी को कन्वर्ट करके रख देगा। यहाँ से आपको इजीली अपनी सभी पीएचडी की जेपीजी मिल जाएगी, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ सेम क्राइटेरिया आपकी पीएचडी 300 वाले बटन पर भी है। अगर आप अपनी पीएचडी को 300 रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जितनी भी पीएचडी आपने मार्केट से परचेज़ की है या आपने कहीं से डाउनलोड की है, उसको आप 300 रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं ताकि आपको फ्यूचर में बार बार उसको 300 ना करना पड़े, तो आप पीएचडी 300 पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी पीएचडी ऑटोमेटिक क्रिएट 300 में कन्वर्ट कर देगी। एंड सेम एज इट इज़ आपकी पीडीएफ बनाने में दोस्तों बहुत लोगों को कंप्रेसिव पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम आती है, और पीडीएफ का एक रूल है कि वो अभी व्हाट्सएप पे फ्लोट करने के लिए उसको एक मिनिमम साइज होना चाहिए। वो अगर 76 MB से ऊपर होगा तो वो पीडीएफ आपकी फ्लोट नहीं करेगी। तो इसलिए मैं एक पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि आप पीडीएफ को ईजिली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विथ अ सिंगल क्लिक। आपकी पीएचडी या जेपीजी दोनों ही से वो पीडीएफ आपको क्रिएट करके दे देगा। जब भी दोस्तों यहाँ पे ये आपकी बटरफ्लाई का लोगो स्क्रीन पे आपको सेंटर पे दिखाई देता है और वो घूमता रहता है, इसका मतलब कि आपका सिस्टम अभी प्रोसेस में है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों टाइप के डिज़ाइन का मिक्सचर है। तो यहाँ पे आपको कभी कभी ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है और कहीं कहीं पे आपको ये मैनुअल करता है, तो इसको सेमी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने काम को स्मार्टली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ के बारे में बताया पीएचडी 300, तो मैं पीएचडी 300 पे आपको एक बार करके ही दिखा देता हूँ। ओके क्लिक किया मैंने और इससे यहाँ से जो पीएचडी है, यहाँ से मैं भी फॉर एग्जांपल 5 पीएचडी ले रहा हूँ, आप एक साथ कितनी भी ले सकते हो, और ओके कर दिया मैंने। तो वैसे ही जस्ट आपकी पीएचडी ओपन हो रही है और 300 रेजोल्यूशन में कन्वर्ट होगी और ये फिर बंद होकर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पीएचडी को बार बार 300 करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार अपनी सारी पीएचडी को 300 में करके रख सकते हैं। और सेम मेक पीडीएफ पे भी मैं आपको एक बार करके दिखा दूंगा। ये ओवरऑल व्यू था। इसमें ऊपर एक यूट्यूब का बटन और एक हेल्प बटन दिया गया है। हेल्प बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर केयर नंबर और डिटेल्स आपको दिखाई देगी, और साथ में यूट्यूब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूट्यूब का चैनल हमारा कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये वीडियोस और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको अवेलेबल मिलती है। तो यहाँ पे मैं मेक पीडीएफ भी करके करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है प्लीज़ सिलेक्ट द इमेज और पीएचडी फाइल। ओके क्लिक किया। अब यहाँ पे जो भी मेरी, जैसे ये मैं 5 फ़ोटोज़ हैं, या मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी की कुछ फ़ोटोज़ की ही पीडीएफ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोई ओपन कर लूँगा। मैं यहाँ पे 4 ऐसी पेजेस ले रहा हूँ, इसकी मैं पीडीएफ लेना चाहता हूँ। ओके किया और ये पूछ रहा है लोकेशन क्या रहेगा आपका, तो मैं अभी यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहूँगा क्योंकि अलग रखता हूँ मैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है और ये पीडीएफ बन रहा है। तो ये पीडीएफ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी आपका ये 4 पेज की पीडीएफ रेडी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ओवरऑल पूरा एल्बम बटरफ्लाई का ट्यूटोरियल वीडियो है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश की है। अगर कोई चीज़ आपको इसमें और पूछना है या जानकारी चाहिए तो आप हमारे कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।